हेलो एजुकेटर्स। आज का हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था से। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, इसमें हम लोग राष्ट्रीय आय का आकलन कैसे करते हैं, जीडीपी, जीएनपी और जो सकल घरेलू उत्पाद हम किसे कहते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर जो प्राथमिक क्षेत्र हैं, द्वितीयक क्षेत्र हैं, तृतीयक क्षेत्र हैं, इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती है। इसके अंतर्गत जो हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती हैं, तो हम सारा कुछ कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, मतलब आने वाली वीडियोज़ में। तो एक वैज्ञानिक थे, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, जिनकी किताब द वेल्थ ऑफ नेशन को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। 1776 के अंदर, 1776 ईस्वी के अंदर एडम स्मिथ एक वैज्ञानिक थे। और इन वैज्ञानिक से मतलब कि एक व्यक्ति है ना, वैज्ञानिक तो नहीं समझो, व्यक्ति। द वेल्थ ऑफ नेशन, ये पूछा जाता है द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है, तो द वेल्थ ऑफ नेशन ये एडम स्मिथ की पुस्तक है, जिन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो पूरा का पूरा लेखा जोखा है ये इन्होंने दिया है। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है ये कहाँ पर चलती है, ये चलती है यूएसए के अंदर, है ना, यूएसए के अंदर। और जो समाजवादी है, कम्युनल है, वो कहाँ पर है, चाइना और रसिया के अंदर। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कहाँ पर, पूंजीवादी के लिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पे प्राइवेट कंपनीज को ये अधिकार होता है मनमानी करने का कि अगर वो कुछ करना चाहती है तो उसके लिए उसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप पूर्णतः रहता है। इसके लिए आप अच्छी तरह, अगर आपको समझना हो तो अच्छी तरह समझने के लिए मैं बता सकता हूँ यहाँ पे कि मान लो एक घर के अंदर यहाँ पे किचन बनी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे घर के 3 सदस्य बैठे हुए हैं। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि ये व्यक्ति है, मान लो ये परिवार के तीनों सदस्य हैं और तीनों एक ही फैमिली के हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये होता है कि ये जो व्यक्ति है, ये वाला, ये व्यक्ति उठकर जाएगा, किचन में कुछ भी बनाएगा, और मान लो कि ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे देख रहे हैं टीवी। और ये व्यक्ति यहाँ से उठकर जाएगा, किचन में कुछ बनाएगा यहाँ पे, और बना के लाने के बाद यहाँ बैठ के इनके सामने खाएगा, ठीक है। लेकिन इन लोगों को ये नहीं देगा। इसे बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मतलब कि मेरे अंदर काबिलियत थी, इसलिए मैंने खाना जाके बना लिया, अपने पैरों से गया, मैं जाने के बाद मैंने किचन में वहाँ पे खाना बनाया और बना के लाने के बाद में बैठ गया। अब मैं इस खाने को तुम्हें क्यों दूँ, समाज को क्यों दूँ, समाज मतलब ये जो फैमिली मेम्बर्स हैं मैं इनको क्यों दूँ। तो वो अकेला इस चीज़ को यूज़ करेगा और जितनी उसकी बुद्धि है उतनी बुद्धि तक वो उस काम को उस लेवल तक कर सकता है। इसके लिए इसे कोई रोक टोक नहीं होगी। वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि ये जो व्यक्ति जो उठ के गया था, ये किचन में कुछ बनाया, बना के लाने के बाद अब ये क्या करेगा कि यहाँ पे आने के बाद इन 2 व्यक्तियों को भी बाँटेगा, ठीक है? अपना जो खाना इसने बनाकर लेकर आया, इन 2 व्यक्तियों को भी बाँटेगा। तो इस व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है? और चूँकि भारत के अंदर चलती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर दोनों ही कामों को सराहना दी जाती है कि इसमें समाजवादी भी होगी और उसके साथ साथ इसमें पूंजीवादी भी होती है, ठीक है। तो आई होप कि यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें सरकार का कहना है कि जो व्यक्ति जिस लायक है या जो कर सकता है उसने वो कर लिया। अगर आप में ताकत है, आप में दम है, तो आप भी कर लो, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई रोक टोक नहीं होती। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप भी करो। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर ऐसा नहीं होता। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो काम आप करोगे उसे आपको दूसरों को भी उसे लाभ देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं अपनी
क्वेश्चन पे। तो एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये पुस्तक है और एडम स्मिथ की है। ठीक है, इसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ टर्म आते हैं कि जो प्रथम क्षेत्र हैं इनके अंतर्गत क्या क्या आता है। प्रथम क्षेत्र या बोल सकते हो प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या क्या आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो होते हैं अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से जो पर्यावरण पर निर्भर होता है। इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से है। कृषि और इसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन और उनसे संबंध गतिविधियों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब, ये वर्ड और याद रखना, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर इसमें संलग्न श्रम को, श्रम की जो प्रकृति है इसको रेड कॉलर जॉब के जरिए सांकेतिक किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो द्वितीय क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, पर्यावरण से जो चीज़ें प्राप्त होगी, कच्चा माल प्राप्त होगा, उसे जब यूज़ किया जाएगा तो वो आ जाएगा हमारा द्वितीय क्षेत्र के अंदर। द्वितीय क्षेत्र जैसे लोहा या इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि, ये सारे के सारे जो हैं ये आते हैं द्वितीय क्षेत्र के अंदर। और इसमें लगे कुशल श्रमिकों को हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत स्थान दिया जाता है, जबकि उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिक को ब्लू कॉलर जॉब के नाम से। तो जो श्रमिक जो हैं, जो कुशल श्रमिक हैं, उन्हें हाइट कॉलर के अंतर्गत नाम दिया जाता है, और जो उत्पादक प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिक हैं उन्हें ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र वह क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत बीमा, बैंक, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि क्षेत्र जो है ये आते हैं, और इस क्षेत्र में सेवा के रूप में, इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आते हैं कि 4 ऑप्शन दे देता है कि कौन सा जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि पूछ लेगा, कृषि किसके अंतर्गत आता है। उसके बाद लोहा इस्पात, और हमारे यहाँ जो पंचवर्षीय योजना है उसके अंदर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर ही हम लोगों ने क्या किया है, ये जो खदान है मतलब दुर्गापुर, भिलई, राउरकेला के जो इस्पात कारखाने हैं इनका स्थापना हम लोगों ने की है, इनका फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में इसको अभी स्किप करो, राष्ट्रीय उत्पाद, और राष्ट्रीय उत्पाद के बाद हमें जो है ये भी स्किप करो, राष्ट्रीय आय। ठीक है, इसके बाद देखो राष्ट्रीय आय का आकलन कैसे किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय, इसको सर्वप्रथम जो है वो हमारे भारत के अंदर दादा भाई नेहरू जी ने 1867 और 68 में प्रथम प्रयास किया था आकलन करने का। इसमें उन्होंने प्रति व्यक्ति जो आय है ये 20 रुपये बताई थी। एफ सिर्रास ने वर्ष 1911 में प्रति व्यक्ति आय 49 रुपये बताई। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस दिशा में प्रथम आधिकारिक प्रयास वाणिज्यिक मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया गया। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। तो जो हमारे राष्ट्रीय आय का जो आकलन है ये पीसी महालनोबिस मॉडल के आधार पर ही किया जाता है। भारत की जो राष्ट्रीय आय का आकलन है जो बनाई गई थी 1949 के अंदर, जिसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे, और डॉक्टर आर गॉडगिल तथा बी राव इस समिति के सदस्य थे। ठीक है, तो ये महालनोबिस जो मॉडल है ये राष्ट्रीय आय आकलन तैयार करता है, मतलब इसके आधार पर किया जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम मूल्य तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो किसी भी देश के अंदर एक वर्ष में जो
माल प्रोड्यूस हुआ और उनके ऊपर जो सेवाओं का मूल्य, मतलब उनके ऊपर जो मूल्य प्राप्त हुआ, उसको हम लोग कहते हैं किसी भी देश की राष्ट्रीय आय। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 31 मार्च पूरा साल कंप्लीट होता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 में बालशेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर जो कि रसिया है ना, रसिया के अंदर नज़र आई और इसका आदर्श रूप चीन में 1949 में सामने आया। राष्ट्रीय आय के अंदर जैसे कि हम लोग बात करते हैं जीडीपी जीएनपी के बारे में, तो इसके अंदर एक वर्ड आता है सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद। तो मैं बताता हूँ कि इसको हम लोग कैसे देखते हैं और कैसे पढ़ी जाती है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आकलन का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा कलर चेंज करना है। हाँ, तो राष्ट्रीय कुजनेट्स को राष्ट्रीय आकलन का जन्मदाता माना जाता है। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। राष्ट्रीय जो आय है, राष्ट्रीय आय मतलब किस आधार पर राष्ट्रीय आय को हम लोग काउंट करते हैं। तो राष्ट्रीय आय को काउंट करने के लिए किसी अर्थव्यवस्था की आय यानी इसकी कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य या तो साधन लागत फैक्टर, राष्ट्रीय आय जो है या तो लागत फैक्टर कॉस्ट पर काउंट की जाती है या मार्केट प्राइस पर काउंट की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय आय का जो आकलन है ये 2 आधार पर किया जाता है। पहला तो है कि फैक्टर प्राइस कॉस्ट और दूसरा है मार्केट प्राइस। ठीक है, इसमें जो है साधन लागत मतलब फैक्टर कॉस्ट हम लोग कैसे काउंट करते हैं कि मूलतः निवेश की गई लागत होती है जिसके उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाता है। पूंजी की लागत ऋणों पर ब्याज, कच्चा माल, श्रम, किराया, बिजली आदि, अर्थात किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत कहते हैं। तो ये कुछ साधन हैं जिन पे जो लागत लगती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साधन लागत। भारत में जो हम लोग राष्ट्रीय आय आकलन करते हैं वो मार्केट प्राइस के ऊपर करते हैं, है ना। तो इसके अंदर साधन लागत के बाद हमारे पास जो है मार्केट प्राइस आता है और मार्केट प्राइस के आधार पर ही हम लोग जो है भारत के अंदर राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस मतलब मार्केट की वस्तुओं पर जो टोटल मतलब मार्केट के अंदर जो भी खरीद और बिक्री हो रही है उसके ऊपर जो लगने वाला कर है या उसके ऊपर लगने वाला जो टैक्स है उसे हम लोग राष्ट्रीय आय आकलन में प्रयोग करते हैं। इसके बाद है हमारे पास क्या है, ये हो गया। हाँ, राष्ट्रीय आय आकलन के जो राष्ट्रीय आय आकलन मूलतः 2 धारणा है जिसमें एक आता है घरेलू उत्पाद और एक आता है राष्ट्रीय उत्पाद। घरेलू उत्पाद से मतलब किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासियों तथा गैर निवासियों, देखो वर्ड देखो यहाँ पे, ये निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय को घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो आई होप कि आज से घरेलू उत्पाद के अंदर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। घरेलू उत्पाद का मतलब होता है कि उस किसी भी देश के अंदर जो निवासी हैं वो और जो गैर निवासी हैं वो दोनों द्वारा जो अर्जित आय है इसको हम लोग बोलते हैं घरेलू उत्पाद।
और घरेलू उत्पाद के बाद एक टर्म आता है राष्ट्रीय उत्पाद का। तो राष्ट्रीय उत्पाद मतलब किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर निवासियों द्वारा अर्जित। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी, राष्ट्रीय आय के अंदर भी जो कॉन्सेप्ट हमारा घरेलू उत्पाद के अंदर है वही कॉन्सेप्ट हमारा राष्ट्रीय उत्पाद के अंदर है। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। बाकी इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।